सो हे गाइस, वेलकम टू स्मार्ट मेडिको। तो हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री स्टार्ट करा है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जरूर से विजिट करें और ज़रूर से देखें, क्योंकि बहुत ही बेसिक लेक्चर है। आपको पता चलेगा कि मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है और इसको कैसे पढ़ना है, कैसे, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री थोड़ा टफ हो जाता है फोर्थ सेमेस्टर में आने के बाद। तो आपको जो है ना, बिल्कुल नया होने के कारण आपको समझ नहीं पाएंगे। तो आपको क्या है, सीरियल से और अच्छे से पढ़ना होगा, ताकि आपको जो है अच्छे मार्क्स आप सेमेस्टर एग्जाम में ला सको और आपको जीपेट एग्जाम में भी इजीली अच्छे से सारा चीज़ कवर हो जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में। देखिए, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री नाम से पता चल रहा है हम हिस्ट्री के बारे में बात करने हैं, मतलब कि मेडिसिनल केमिस्ट्री का शुरुआत कैसे हुआ, इसका ओरिजिन कैसे हुआ। आज हम जो मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये पहले तो इतना एडवांस था नहीं, क्योंकि पहले के लोग क्या थे, इतना केमिस्ट्री एडवांस नहीं था। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑब्वियस है कि एडवांस नहीं होगा। तो कैसे जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री जीरो से हीरो बन गया, तो इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो डेवलपमेंट जो हुआ था केमिस्ट्री के डेवलपमेंट के पहले। जैसे कि केमिस्ट्री को हम इंक्लूड किस में करते हैं, साइंस में करते हैं, ठीक है। तो जो केमिस्ट्री था उसके पहले ऐसा तो नहीं है कि लोग का तबीयत खराब नहीं होता था, लोग बीमार नहीं पड़ते थे, ठीक है। लोग तो बीमार पड़ेंगे। तो हम लोग क्या करते थे ना, उस टाइम जो है हम लोग उनको कैसे ठीक करते थे, या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट देते थे या इनऑर्गेनिक मटेरियल से उनको हम लोग ठीक करते थे। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि जैसे आज भी अगर देखते होगे आप, कहीं भी गाँव में जाते हो तो ब्लीडिंग होने लगता है, तो उसमें लोग जो है अप्लाई करते हैं चूना, ठीक है। चूना अप्लाई करते हैं जिससे कि उनका ब्लीडिंग रुक जाता है। या फिर आप नेचुरली घर में, हर के सबके घर में ऐसा होता होगा कि किसी को अगर सर में चोट लग गई, तो अगर वहाँ पे स्वेलिंग आ गई है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या, हल्दी का यूज़ करते थे। हल्दी हल्दी को वहाँ पे लगाया जाता था, ताकि जो इन्फ्लामेशन है वो कम हो जाए। आज भी वो चीज़ होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग, ये पुराने नुस्खे हैं जो कि यूज होते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो है, जिसके कारण जो है अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रहा है, आपका स्वेलिंग कम हो रहा है, आपका ब्लीडिंग रुक जा रहा है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम जो कि है चूना, कैल्शियम ऑक्साइड में कहीं ना कहीं आपका जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने का उसमें केमिकल है, जो कि आपको ब्लीडिंग को क्लोट करा दे रहा है, ठीक है। और अब कुरकुमीन जो कि पाया जाता है हल्दी में, वो आपको इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करता है। तो जो है फिर उसके बाद क्या हुआ ना, हर्बल फार्माकोपिया पब्लिश्ड हुआ 1000 of years अगो। हर्बल फार्माकोपिया कहने का मतलब, यह फार्माकोपिया जो है, जो कि हर्बल ड्रग के बारे में बताता है। मीन्स वैसे ड्रग जो कि प्लांट से उत्पन्न होते हैं। प्लांट से, जैसे कि रेजिन हो गया, टैनिन हो गया, एल्केलाइट्स हो गया, और भी जो कि हम लोग प्लांट से यूज़ करते हैं, जो कि जैसे कि अगर आयुर्वेद की बात करें, आपने कोरोना पीरियड में बहुत सारे लौंग खाया होगा, काढ़ा पिया होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता था ना, कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता था जो कि प्लांट से यूज होता था। क्या आप लाते होगे प्लांट का जो है बार्क ऑफ ट्री लाते होगे, या फिर उसका जड़ लाते होगे, उसको पानी में उबाल कर उसको सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट निकाल लेते होगे। फिर उसको आप पीते होगे, तो आपको जो क्या करना है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता था। तो कहीं ना कहीं उस केमिकल के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करे। तो उसको हम लोग किस में पढ़ेंगे, हर्बल फार्माकोपिया में ये चीज़ मेंशन रहता है कि कौन से प्लांट में इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसका बोटेनिकल नेम क्या है, उसके अंदर कौन सा केमिकल है जो कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। वो सब कहाँ मेंशन है, आपको हर्बल फार्माकोपिया में मेंशन है। और कब पब्लिश हुआ, तो 1000 of years अगो, ठीक है, हजारों साल पहले। फिर आए बार्थोलोमस एंजेलिसस, जो है, कौन थे बार्थोलोमस एंजेलिसस, और पब्लिश किए वन ऑफ द फर्स्ट हर्बल इन बेसल। पहला हर्बल कौन पब्लिश किए थे, बार्थोलोमस एंजेलिसस। देखिए, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखोगे ना आप सेमेस्टर एग्जाम में, तो आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा, और ऑफ कोर्स टीचर आपको नंबर देगा ही, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ टर्म याद करो, आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, 2-3 साइंटिस्ट का नाम याद कर लो, तो ये आपको बेटर इंप्रेशन जो है लाएगा। बार्थोलोमियस एंजेलिसस जो है, वो पब्लिश किए फर्स्ट हर्बल, ठीक है, फर्स्ट हर्बल इन बेसल। 1470 में उन्होंने क्या किया, पहला हर्ब लाया था। और उस कौन सा हर्ब था, वो ओपियम। ओपियम आप सभी जानते हो, ओपियम वॉज अमंग द फर्स्ट प्लांट, ठीक है। पहला प्लांट ड्रग था जो कि इन्वेस्टिगेशन किया गया था प्लांट एनालिसिस के मदद से। और इसको कौन इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोड्यूस किया था फोरक्रोय, ठीक है। फोरक्रोय ने ओपियम ओपियम को क्या किया ना, इंट्रोड्यूस किया। कैसे? ओपियम वाज अमंग द फर्स्ट प्लांट ड्रग। ओपियम जो था, जो ऐसा पहला ड्रग था जो कि कहाँ से उत्पन्न हुआ है, प्लांट से उत्पन्न हुआ, ठीक है। प्लांट से उत्पन्न होने वाला पहला ड्रग कौन था, ओपियम था। तो कैसे पता चला तो प्लांट को एनालिसिस किया, ठीक है। प्लांट को, एक पौधा लिए, 3-4 पौधे लिए, उसमें उन्होंने एनालाइज किया कि कौन से प्लांट में कैसा केमिकल कंस्टिट्यूएंट हो सकता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे उन्होंने एक ओपियम को खोज किया। ओपियम को खोज किया, कौन थे वो, फोरक्रोय थे। फोरक्रोय साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। बाद में कौन है,
सर ट्यूनर आए, ठीक है। बाद में कौन आए? सर टर्नर आए, जो कि ये दिखाए कि नारकोटिक प्रिंसिपल जो है ओपियम का, नारकोटिक प्रिंसिपल ऑफ ओपियम का अल्कली जैसा कैरेक्टर शो करता है और एसिड के साथ सॉल्ट बनाता है एसिड के साथ मिलकर। इसका मतलब ये हुआ कि अल्कली जैसा मीन्स वो बताएं कि ये जो है बेसिक है। बेसिक है कि कैसे बेसिक है, कैसे पता चला उनका? तो आप सभी जानते हैं कि एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, ठीक है। एसिड बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। तो उसके बेसिस पे इन्होंने जो है बताया कि जो ओपियम है वो अल्कली जैसा कैरेक्टर शो करता है आपका, ठीक है। कैसा शो करता है? अल्कली लाइक कैरेक्टर शो करता है और एसिड के साथ मिलाकर क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा। फिर 1820 में 1820 में क्विनिन फ्रॉम सिंकोना बार्ग, ठीक है। फिर 1820 में आगे बढ़ा, अब मेडिसिनल केमिस्ट्री और एडवांस होते गया। तो फिर 1820 आया, उसमें क्या हुआ ना कि सिंकोना बार्ग से क्विनिन का फॉर्मेशन हुआ। जैसे आप पढ़ते हो हाइड्रोक्विनिन या फिर क्लोरोक्विनिन वगैरह जो है, जो कि और भी ऐसे क्विनिन ड्रग जो होते हैं मेनली मलेरिया में यूज होते हैं, एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी आप देखते होगे, ठीक है। क्लोरोक्विनिन वगैरह जो यूज होता है उसमें। तो क्विनिन जो है कहाँ से उत्पन्न होता है? सिंकोना बाग से, और यूरोप में इंट्रोड्यूस किया गया था। पहला डिस्क्राइब बाय ऑगस्टियन मॉन्क, ठीक है। क्विनिन के बारे में पहली बार किसने बताया था? अगस्तियन मॉन्क ने बताया था। ऑगस्टियन मॉन्क ने पहली बार बताया था कि हाँ भैया क्विनिन जो है सिंकोना बाग से उत्पन्न होता है। कब बताया था उन्होंने? 1820 में बताया था, ठीक है। 1820 में बताया था। और आज से लगभग 100 साल पहले, आज से लगभग कितने साल पहले? 100 साल पहले एक आइडिया लाइन लैंगले और इर्लिक्स है, और उन्होंने बताया कि कुछ ही सेल जो है वो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं, ठीक है। देखिए आज से 100 साल पहले जो रिसेप्टर हम लोग पढ़ते हैं, जैसे ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हो गया, या फिर रिसेप्टर है हमारे सेल के ऊपर रिसेप्टर लगा हुआ है जिससे कि ड्रग बाइंड करता है। तो इस रिसेप्टर का कंसेप्ट जो है ना कितने साल पहले आया था? 100 साल पहले आया था। और कौन लाया था इनको? लैंगले एंड इर्लिस, लैंगले और इर्लिस ने लाया था, ठीक है। लैंगले और इर्लिस ने लाया था कि उन्होंने कहा था कि सारे सेल जो हैं, सारे सेल के पास रिसेप्टर नहीं होते हैं, कुछ ही सेल जो है रिसेप्टर मॉलिक्यूल कंटेन करता है, जो कि होस्ट की तरह काम करता है। होस्ट कहने का मतलब कि ऐसा जगह जहाँ पे ड्रग जाकर बाइंड करे, ठीक है। ये साइट है, इस पे आया हमारा ड्रग आ रहा है और ये ड्रग यहाँ से बाइंड कर गया, तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? होस्ट मॉलिक्यूल हो गया। और ये जो आने वाला है ये गेस्ट मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। जो आएगा आपके घर पे रहने वो गेस्ट हो गया, और आप जो गेस्ट को रख रहे हो, आपके घर पे अगर गेस्ट रुक रहा है तो आप क्या हो गए? उसको होस्ट हो गए, ठीक है। होस्ट हो गए, जैसे कहते हैं ना कि ये हमारे होस्ट हैं। मतलब वीवो जो है आईपीएल का होस्ट है, मीन्स कहीं ना कहीं वीवो है जो कि होस्ट कर रहा है आईपीएल को। बीसीसीआई आईपीएल का होस्टिंग करता है, ठीक है। मीन्स उसका जो है रखने का काम करता है, उसको पूरा ऑर्गेनाइज करने का काम करता है, ठीक है। फिर बाद में कैसा लॉक एंड की मैकेनिज्म आया। लॉक एंड की मैकेनिज्म ये अलग अपने आप में बहुत बड़ा थ्योरी है, लॉक एंड की मॉडल। इसके कहने का मतलब ये था कि आप देखो, अगर आपके घर में ताला है, ठीक है। आपके घर में अगर ताला है तो कौन सा चाबी से खुलेगा? ताला जो है अपने अपने ही की से खुलेगा, दूसरे की से नहीं खुलता है, ठीक है। उसी प्रकार रिसेप्टर का कंसेप्ट ये आया कि जो रिसेप्टर से जो बाइंड करेगा ऐसा साइट पे, वैसा वही साइट पे बाइंड करेगा जो कि उसके जैसा होगा, ठीक है। उसके जैसा होगा वही यहाँ पे रिसेप्टर पे आकर क्या करेगा? बाइंड करेगा। तो उसी को लॉक एंड की मैकेनिज्म से समझाया गया कि जो हमारा लॉक है वो हर एक सब की से नहीं खुल सकता, हर एक चाबी से नहीं खुल सकता। उसी प्रकार जो रिसेप्टर पे ड्रग बाइंड होगा वो सारा ड्रग जो है, अलग अलग टाइप का ड्रग होते हैं तो सब तो बाइंड नहीं करेगा ना। जो उस रिसेप्टर पे कंपेटिबल होगा, जिसको कोई दिक्कत नहीं होगा, जो उसके जैसा होगा, अगर ऐसा उसका जगह है, ठीक है। तो हमारा ड्रग कैसा होना चाहिए? ऐसा गोल होना चाहिए। इस पे ट्रायंगल ट्रायंगल टाइप का जो है ड्रग इस पे बाइंड ही नहीं करेगा, ठीक है। तो लॉक एंड की मैकेनिज्म जनरली यही कहता है। फिर मोस्ट कॉमन रिसेप्टर जो है, मोस्ट कॉमन रिसेप्टर जो कॉमनली देखा गया वो कौन है? ट्रांसडर्मल ग्लाइकोप्रोटीन। ट्रांसडर्मल ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर जो है वो मोस्ट कॉमनली देखा गया, जो सर्ट क्या कंटेन करता है? जिसके अंदर अमीनो एसिड होता है। रिसेप्टर जो किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। मेनली मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो उसके अंदर कैसा अरेंजमेंट होता है? उनका 3D अरेंजमेंट होता है। आपको गोल गोल घूमते हुए 3D टाइप का अरेंजमेंट देखेंगे। ये बताता है कि अगर 3D अरेंजमेंट किसी चीज़ का है, ठीक है, अगर 3D अरेंजमेंट है किसी चीज़ का तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में यह चीज़ आता होगा कि वो रिजिड होगा। रिजिड बोले तो हार्ड होगा, ठीक है। रिजिड बोले तो हार्ड होगा, अगर 3D स्ट्रक्चर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ रहा है तो, ठीक। तो उन्होंने बताया कि स्पेसिफिक अमीनो एसिड जो है अरेंज कैसे होता है? 3D स्ट्रक्चर में। अगर अमीनो एसिड या जो रिसेप्टर है 3D स्पेस में अगर अरेंज है
तो कहीं न कहीं वो रिजिड होगा। रिसेप्टर कैसा है? रिजिड स्ट्रक्चर होगा। फिर ये पहले की बात थी, लेकिन अब के साइंटिस्ट जो बताएँ कि रिसेप्टर और ड्रग दोनों जो है उनके पास रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता है। अगर रिजिड स्ट्रक्चर होता तो ड्रग उससे बाइंड करता क्या? ठीक है? अगर वो चीज़ हार्ड है, ठीक है? ये चीज़ मान लें हार्ड है, तो हार्ड है तो ये चीज़ आएगा। हार्ड पहले से है तो इससे ये बॉन्ड बना पाएगा? क्योंकि जुड़ते रिसेप्टर ड्रग कैसे हैं? बॉन्ड के थ्रू ही जुड़ते हैं, आप सबको पता होगा। तो ये क्या बॉन्ड बना पाएगा? बॉन्ड नहीं ना बना पाएगा। तो वही वही कहा गया कि मॉडर्न थ्योरी ये आया कि जो हमारा रिसेप्टर और ड्रग है, इनका स्ट्रक्चर रिजिड नहीं होता है, डू नॉट हैव रिजिड स्ट्रक्चर। और ये नॉन रिजिड स्ट्रक्चर होने के कारण इनको जीपर मॉडल कहा गया, ठीक है? क्योंकि ये साइंटिस्ट कौन दिए थे नॉन रिजिड स्ट्रक्चर वाला मॉडल? क्यों बताया था? जीपर ने बताया था, इसीलिए उसको जीपर मॉडल भी कहा गया। ठीक? लेकिन ये ज़रूरी है कि हम लोग 3D एस्पेक्ट किसी रिसेप्टर लीजेंड का कॉम्प्लेक्स का डिटरमाइन करें, क्योंकि हम लोग को पता चलेगा। देखिए, अगर आप 2D प्लेन में बस देखोगे तो आपको ये चीज़ नज़र आएगा। अगर आप 3D में देखोगे कि आपको पता चलेगा कि हमारा जो रिसेप्टर है ना, वो कहीं न कहीं इधर से भी बाइंड किया है। तो आप 3D में देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया कि जो हमारा रिसेप्टर लीजेंड कॉम्प्लेक्स बना, वो कैसे बना है। ठीक है? तो कभी-कभी एंजाइम जो है एक्ट कर सकता है रिसेप्टर की तरह, डीएनए, आरएनए भी एक्ट करता है रिसेप्टर की तरह। इसीलिए हम लोग को इसके लिए बेटर लीजेंड डिज़ाइन करना पड़ेगा। जो हमारा ड्रग होना चाहिए, जो हम ड्रग डिज़ाइन करेंगे ना, वो इसी तरह से होना चाहिए कि जो हमारा डीएनए हो, आरएनए हो या एंजाइम हो, उस पे जाके आसानी से बाइंड कर जाए। हमको जैसा एक्शन चाहिए, हम वैसा ड्रग बनाएँगे, ठीक है? हमको अगर एंजाइम एंजाइम से बाइंड कराना होगा, एंजाइम को हमको कम एंजाइम का कंसंट्रेशन हमको इधर-उधर करना है, तो हम ऐसा ड्रग बनाएँगे जो कि एंजाइमेटिक रिसेप्टर पे बाइंड करे और उसका जो अल्टरेशन कर दे, उसका जो डिज़ाइन है, मीन्स उसका जो कंसंट्रेशन है उसको चेंज कर सके, जो हम चाहते हैं वैसा हो, ठीक है ना? वैसे टाइप का हम डिज़ाइन करेंगे। देखिए, अगर आप ड्रग लेते हैं, ठीक है? ड्रग लेते हैं तो हमारा टोटल ड्रग तो ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा एब्ज़ॉर्प्शन हो जाए, सारा ड्रग हमारा एब्ज़ॉर्प्शन होने के बाद कुछ बचा हुआ एलिमिनेट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। आप जो ड्रग लोगे, ठीक है? तो टोटल मॉलिक्यूलर टारगेट ये आप याद कर सकते हो। अगर आप ये करते हो तो आपका एग्ज़ाम में भी अच्छा रहेगा, ये जीपीएट में भी पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है? टोटल मॉलिक्यूलर टारगेट है, कुछ वेरियस ड्रग है, कुछ ड्रग है जिनका टोटल मॉलिक्यूलर टारगेट क्या-क्या है। मीन्स अगर हम ड्रग लेते हैं, तो ड्रग का कितना परसेंट हिस्सा कहाँ-कहाँ जाता है। तो देखिए, अगर हम एक ड्रग लिए, ठीक है, एक टैबलेट लिए, तो उसका 45% कहाँ जाएगा? सेलुलर रिसेप्टर से जाकर बाइंड करेगा, ठीक है? 28% किससे बाइंड करेगा? एंजाइम से बाइंड करेगा। 11% क्या करेगा ना, कुछ हार्मोनल फैक्टर से जाके बाइंड करेगा, क्योंकि हमारे बॉडी में हार्मोन हमेशा रेगुलेट होते रहते हैं। हमेशा हार्मोनल जो है हार्मोन निकलते रहते हैं, तो उससे भी कुछ ड्रग जो है बाइंड करेगा। और हार्मोन क्या करता है ना, एक जगह से दूसरे जगह जाता है और फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। तो हार्मोन क्या अल्टीमेटली कहाँ जाता है हार्मोन? ये ब्लड स्ट्रीम जा रहा है, तो इसमें भी हार्मोन जाता है, ठीक है? इसमें हार्मोन हुआ और इसमें ड्रग भी है, तो कहीं न कहीं हार्मोन से भी कुछ तो बाइंड करेगा। फिर आयन चैनल से 5% बाइंड करते हैं। डीएनए से कुछ 2% बाइंड करते हैं, ठीक है? क्योंकि हर एक सेल है, बहुत मिलियंस बिलियंस ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में, तो हर एक सेल में क्या होता है? एक डीएनए होता है, तो उससे डीएनए से भी तो बाइंड करेगा ना हमारा ड्रग। फिर हमारा न्यूक्लियस है, डे सेल के अंदर क्या पाया जाता है कि न्यूक्लियस पाया जाता है, तो न्यूक्लियस से क्या करेगा? हमारा बाइंड करेगा, कितना? 2%। फिर हमारा 7% जो है ना अननोन है। अननोन मतलब ये अभी जाना नहीं गया कि 7% हमारा बॉडी में बहुत सारा, हमारा बॉडी में बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? हमारा बॉडी का अभी 100% जो है खोज हो ही नहीं पाया। तो इसीलिए कुछ-कुछ चीज़ें जो है ना पता ही नहीं चलता कहाँ गए। 7 जैसे कि यहाँ बात करें तो ड्रग हमारा 7% कहाँ जाता है अभी तक जानकारी नहीं है, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं कि कौन से कंपाउंड है जिसको हम ड्रग बना सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी भी कंपाउंड को हम ड्रग बना लेंगे। तो देखिए, कौन-कौन से कंपाउंड को हम ड्रग बना सकते हैं। तो पहला चीज़ हो गया कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। देखिए, इसकी हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड रहेगा ना तो हमारा बॉडी में ईज़िली एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, ठीक है? जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा और जो आसानी से जहाँ उसको जाना रहेगा ना हमारे ड्रग को, जहाँ पे उसको पेनिट्रेट करना रहेगा वहाँ पे वो आसानी से जा सकेगा, ठीक है? पहला तो ये हो गया, कैसे-कैसे कंपाउंड ड्रग बन सकते हैं। तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होना चाहिए? बहुत ही कम होना चाहिए। कितना से? 500 से कम होना चाहिए, जनरली ऐसा माना गया, 500 से कम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? कंपाउंड शुड बी नॉन पोलर। देखिए, नॉन पोलर क्यों कहा गया? नॉन पोलर कहने का मतलब कि कोई इसमें चार्ज नहीं हो, ठीक है ना? चार्ज ना हो। चार्ज अगर हो तो क्या होगा? ठीक है, हम मान लेते हैं कि कोई चीज़ चार्ज है तो क्या होगा? देखिए, नॉन पोलर इसलिए कहा गया है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, हमारा जो सेल का मेम्ब्रेन है, पूरा बॉडी का में जो अंदर स्ट्रक्चर बना वो कैसा होता है? लिपिड सॉल्युबल होता है, ठीक है ना? लिपिड सॉल्युबल होता है। तो लिपिड सॉल्युबल होने के कारण
हमारा जो अगर नॉन पोलर होना चाहिए, अगर नॉन नॉन आयनिक है, ठीक है? अगर जिसमें आयन्स नहीं है, नॉन पोलर है, तो क्या करेगा ना, लिपिड में इजीली सॉल्युबलाइज हो जाएगा, आसानी से पेनिट्रेट कर जाएगा और जिसके कारण जल्दी से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अगर जल्दी से एब्जॉर्प्शन हो गया तो वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन बहुत ही आसानी से और जल्दी शो करेगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम पोलर ले लेते हैं, पोलर ले लो तो बोलो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चार्ज वाला अगर सिस्टम कर दिएंगे हम, तो क्या करेगा ना कि लिपिड से बाइंड ही नहीं करेगा। मान लेंगे पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो तो क्या करेगा, लिपिड में भी तो इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। नेगेटिव चार्ज वाला पहले आ गया तो ये रिपेल करेगा, फिर अट्रैक्शन हो जाएगा, कभी पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा तो दोनों आपस में आकर जुड़ जाएंगे। तो हम लोग को इनको अलग करना है, ठीक है। मीन्स अगर हमको ऐसा, अगर नॉन आयनिक रहेगा तो भाई ये तो आसानी से जा सकता है। अब बोलेगा मेरे अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, आई एम नॉट चार्ज ब्रो, मेरे को कहीं भी डाल दो मैं चला जाऊँगा, तो ये आसानी से क्या होना, चला जाएगा। और क्या होना चाहिए, पार्टीशन होना चाहिए बिटवीन एक्वस एंड लिपिड फेज। पार्टीशन क्यों कहा गया, हम क्यों बात कर रहे हैं इसका कि पार्टीशन, किसी भी ड्रग का पार्टीशन होना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारा जो ड्रग है, ठीक है, जो हम ड्रग लिए वो हमारे बॉडी में लिपिड भी है और वाटर भी है, एक्वस फेज और लिपिड फेज, ठीक है, दो फेज है हमारे बॉडी में। तो अगर आप ब्लड से लेना है, ठीक है, ड्रग अगर जो हमारा सर्कुलेट होगा तो कहीं ना कहीं ब्लड से जाएगा। ब्लड से जाने के कारण ब्लड में क्या होता है, हमारा एक्वस होता है, पानी होता है, ठीक है। तो कहीं न कहीं पानी में हमारा अगर ड्रग सॉल्युबलाइज़ ही नहीं होगा, तो एक जगह से दूसरे जगह जा ही नहीं पाएगा, जिसके कारण फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करेगा। तो इसीलिए उसको कैसा होना चाहिए, एक्वस फेज़ होना चाहिए। और लिपिड फेज़ क्यों होना चाहिए, मान लें कि ब्लड से गया, ठीक है, ब्लड से गया, एक्वस फेज़ जब ब्लड से गया और सेल के पास पहुँचा, देखिए यहाँ पे सेल है, ये सेल के पास पहुँचा और सेल का मेम्ब्रेन कैसा होता है, लिपिड से बना हुआ मेम्ब्रेन होता है। तो अगर हमारा ड्रग लिपिड सॉल्युबल होगा और एक्वा सॉल्युबल होगा, ठीक है, पानी से भी सॉल्युबलाइज़ करेगा और लिपिड से भी सॉल्युबलाइज़ करेगा, तो क्या फ़ायदा होगा कि एक्वा सॉल्युबल होने के कारण हमारा ब्लड में पानी होता है, जिसके कारण हमारा ड्रग जो है घुल उसमें आसानी से घुल जाएगा और हमारे जगह पे पहुँच जाएगा जहाँ पे चाहिए। और अगर लिपिड सॉल्युबल होगा तो जो सेल में हमको फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करना है, जो सेल खराब हो चुका है, उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा लिपिड सॉल्युबल होने के कारण। तो इसीलिए हमारा जो ड्रग है ना, वो एक्वस और लिपिड फेज़ दोनों में दोनों का पार्टीशन को दोनों में सॉल्युबलाइज़ होना चाहिए थोड़ा-थोड़ा, ठीक है? और वाटर सॉल्युबिलिटी भी बढ़िया होना चाहिए उनका। ये था हमारा, फिर थोड़ा-सा अगर बात कर लेते हैं, ठीक है? तो डेवलपमेंट लीडिंग टू वेरियस क्लास ऑफ ड्रग, ठीक है? तो बहुत सारे फिर ऐसा बहुत सारे खोज हुआ है, बहुत सारे मेडिसिनल केमिस्ट्री में बहुत सारे रिसर्च हुए, उसके बेसिस पे बहुत क्लासिफिकेशन बनाने लगे, ठीक है? क्लासिफाई होने लगे, जैसे एनेस्थेटिक एजेंट हो गए, हिप्नोटिक्स एंड एनाल्जेसिक, ठीक है? एंटीपायरेटिक्स, लोकल एनेस्थेटिक, एंटीसेप्टिक्स, आप सभी जानते हो फेनोल्स वगैरह एंटीसेप्टिक्स है, कार्डियक स्टिमुलेंट्स, एंटी एंजाइनल, एंजाइना जानते हो कि जो आपके दिल में दर्द हो गया बीच में, ठीक है? उसको एंजाइना कहते हैं। एंटी अरेथमिक, अरेथमिया हो गया आपको, ठीक है। केमोथेरेपेटिक, जो केमिकल से थेरेपी करते हैं, ऐसे ऐसे ड्रग है, मीन्स कौन सा केमिकल कहाँ यूज होगा वहाँ पे, अगर जैसे एंटीपायरेटिक्स की बात करें तो सैलिसाइलिक एसिड हो गया, ठीक है, एंटीपायरेटिक्स। तो ऐसे जो है इस ड्रग्स को हम लोग जनरली यूज मीन्स क्लासिफाई किया गया और इनका यूज़ किया गया। तो देखिए ओपियम पहला ड्रग था जो कि पेन रिलीफ करने में यूज़ हुआ, ठीक है। और पेन, अगर आपको अगर कहीं दर्द है तो आपको नींद नहीं आएगी, अगर आपको दर्द सही हो गया, अगर धोखा मिला है तब तो आएगी नहीं भाई। लेकिन अगर आपको नॉर्मल पेन है तो क्या होगा ना, ओ ओपियम जो था उस ड्रग, पेन था किसी को तो उसने ओपियम लिया, ठीक है, ओपियम लिया, जिसके कारण उसका पेन से आराम मिला। आराम मिलने के कारण उस नेचुरल स्लीप, जो अपना नॉर्मल सोता था, आराम से सो रहा है, उस बंदे को कोई दिक्कत नहीं है। बाद में मॉर्फिन आया, कहाँ से आया, ओपियम से ही मॉर्फिन निकला, ठीक है। ओपियम पहला ड्रग आया, लेकिन ओपियम से एक केमिकल निकला मॉर्फिन। मॉर्फिन केमिकल को ही मेन कंस्टिट्यूएंट पाया गया कि अरे भाई यही तो मेन है, यही तो तुमको पेन से आज़ादी दिलाता है, यही तो तुमको दुख दर्द से आज़ाद दिला रहा है। और तो मेन मॉर्फिन को निकाला गया, ठीक है, एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट को निकाला गया और उसको ड्रग में यूज़ किया गया। और ड्रग में यूज़ करने के बाद उसका डेवलपमेंट किया गया, ठीक है। फिर हम लोग खाने लगे तो पेन से हम लोग को आराम मिलने लगा, जैसे ना दर्द की कोई दवा है तो दे दो, तो वही मॉर्फिन जनरली बहुत सारे। फिर अब तो और ज़्यादा उसमें मॉडिफाई होकर अब और नए नए केमिकल्स आने लगे हैं, ठीक है। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। तो आप नीचे से लिंक से जरूर से ज्वाइन करें, वहाँ आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यहाँ पे बहुत डिटेल लेक्चर और बहुत ही अच्छे न्यूज़ दिए जाते हैं फार्मेसी से रिलेटेड और भी क्षेत्र से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।